सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यह कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान और ज्ञानवर्धक कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। EFM विभाग की तरफ से यह वीडियो बनाया जा रहा है और आज हम मुद्रास्फीति का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मुद्रास्फीति का पहला पार्ट देखा था, जिसमें उसके अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार को समझने की कोशिश की थी। तो आज है इस मुद्रास्फीति के सेकंड पार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। तो सबसे पहले अपन मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करें तो वापस मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा लेता हूँ। देखिए, मुद्रास्फीति मतलब समाज में जब कीमतें खूब ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब समाज में कीमतें खूब ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पर, ठीक है ना, आप पर और हम पर। तो उसी प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में यदि अपन उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव देखना चाहे तो जैसा हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति में एक तरह से हमें तेजी का एहसास होता है। अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति आती है तो अर्थव्यवस्था में चारों तरफ उत्पादन, रोजगार, निवेश, आय सब में वृद्धि देखने को मिलती है। तो एक तरह से यह एक सुखद पहलू है। मुद्रास्फीति का यह बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था में अंततः तेजी को लाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में सब जगह आर्थिक विकास देखने को हमें मिलता है। तो मुद्रास्फीति का उत्पादन और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजगार उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में रोजगार भी बढ़ते हैं। चूँकि व्यापारी को लाभ होता है, इसलिए वह नए उद्योग धंधे और नए निवेश को प्रोत्साहन करता है, जिससे स्वतः ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार पर हमें एक सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। धन का पुनर्वितरण। यहाँ पर आप देखोगे तो धन के पुनर्वितरण में हम अलग अलग श्रेणियाँ रख सकते हैं कि भाई अलग अलग वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसमें ऋणी को फायदा होता है जबकि ऋणदाता को नुकसान होता है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उनके लाभ बढ़े हुए होते हैं। तो इस स्थिति में व्यापारी अपने आप में लाभ की स्थिति में होता है। विनियोक्ता को यदि अपन बात करें तो जो स्थिर आय वाले हैं उनको नुकसान होगा, जबकि परिवर्तनशील आय जो शेयर और उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वेतन भोगी यहाँ पर निश्चित तौर पर नुकसान में जाएगा क्योंकि नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनकी तनख्वाह फिक्स होती है और ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई उनकी कमर तोड़ देती है। क्योंकि किसान की जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है किसानों का कच्चा माल के रूप में जो उनकी मतलब आउटपुट होता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए किसानों को भी फायदा होता है। और लेकिन चूँकि अंततः महंगाई का भार उपभोक्ता पर ही आएगा, इसलिए उपभोक्ता यहाँ पर हानि की स्थिति में रहता है। यदि हम कर की बात करें तो सरकार को निश्चित तौर पर रेवेन्यू बढ़ती है क्योंकि मुद्रास्फीति के दौर में जब उद्योग धंधे तीव्र गति से विकास करते हैं तो सरकार की रेवेन्यू भी स्वतः ही बढ़ जाती है। आयात निर्यात। चूँकि यदि अपने देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यदि दूसरे देश में सामान सस्ता मिल रहा है तो अपन वहाँ से मंगाएंगे, तो मुद्रास्फीति में हमारा आयात बढ़ जाएगा। चूँकि हमारे देश में खुद का सामान बहुत महंगा है तो विदेशी हमसे खरीदना नहीं चाहेंगे, इसलिए हमारे निर्यात घट जाएंगे। यदि अपन इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें तो मुद्रास्फीति की वजह से समाज में हमें आर्थिक विषमता और बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिससे समाज में कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में मुद्रास्फीति की वजह से धीरे धीरे वर्ग संघर्ष यानी कि आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो जैसा आप जानते हैं मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत में तो आप जानते भी हैं मुद्रास्फीति की वजह से कई बार कई सरकारें चली भी गई है। तो इससे एक राजनीतिक हथकंडा भी मिल जाता है, एक राजनीतिक मुद्दा भी मिल जाता है, जिससे काफ़ी कुछ सरकारें अस्थिर हो सकती है। तो इसका राजनीतिक भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। यदि अपन इसके नैतिक प्रभावों की बात करें तो निश्चित तौर पर जब सभी लोगों के पास में अनाज खाने को चाहिए लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं समाज में नैतिक पतन भी होने लगता है।
हर व्यक्ति पैसों की अंधी दौड़ में दौड़ता है और वहाँ पर उसके नैतिकता या उसके नैतिक मूल्य काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं मुद्रास्फीति का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रभाव हमें सब जगह देखने को मिलता है। अब यदि अपन मुद्रास्फीति के कारणों की बात करें तो मुद्रास्फीति के कारणों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, मांग प्रेरित कारण और लागत प्रेरित कारण। मुद्रास्फीति के कारण में सबसे पहले अपन मांग प्रेरित कारणों की बात करें तो सबसे पहला आता है ऋणार्थ प्रबंध, फिस्कल डेफिसिट। जैसा अभी आपको इससे पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो नया ऋण लेती है अथवा नई मुद्रा निर्गमन करती है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो उसका परिणाम ये होगा कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारा अतिरिक्त नया धन आ जाएगा, जिसका अंततः परिणाम ये होगा कि अर्थव्यवस्था में हमारे पास मुद्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो मांग बढ़ाने वाले कारणों में ऋणार्थ प्रबंध भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ पर हम उन समस्त कारणों को लिखेंगे जिनकी वजह से मांग बढ़ेगी। यदि अपन दूसरा कारण देखें तो सरकार की उदार साख नीति। जब सरकार साख के प्रति अपनी नीति को बहुत ही लिबरल कर लेती है, उदार कर लेती है, तो हर कोई व्यक्ति उधार लेगा और उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि समाज में साख या उधार आपको आसानी से मिल जाएगी। और जब आपको आसानी से उधार मिल जाएगा तो आप फालतू कामों के लिए भी उधार लोगे और फालतू चीज़ों में भी पैसा व्यक्ति खर्च करेगा। तो इससे ये होगा कि सब जगह डिमांड बढ़ने लगेगी और अंततः ये मुद्रास्फीति को जन्म देगी। मुद्रा के संचलन वेग में वृद्धि। चूँकि जब सबके पास में खूब ज़्यादा पैसा होगा तो उसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा और चूँकि जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा तो मुद्रा की जो वेलोसिटी है, उसका जो संचलन वेग है वह बढ़ जाएगा। तो जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ कर आते हैं कि यदि 100 रुपये है और एक मुद्रा का संचलन वेग 2 है तो वो 200 रुपये बनते हैं, मतलब 2 बार उसका ट्रांजैक्शन हुआ। और यदि उसी जगह उसकी वेलोसिटी बढ़कर 10 हो गई तो वही 100 रुपये 1000 रुपये के बराबर काम करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का संचलन वेग बढ़ेगा उससे भी महंगाई बढ़ती है। फिर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब सरकार अपने सार्वजनिक व्यय को खूब ज़्यादा विस्तार कर लेती है तो उस वजह से भी जनता के हाथों में अतिरिक्त धन आ जाता है, जिससे वो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और जनता ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने बाजार में जाती है। तो इससे बाजार में मांग बढ़ जाती है वस्तुओं की और बढ़ी हुई मांग वापस कीमतों को बढ़ाने का काम करती है। तो सरकार का सार्वजनिक व्यय भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में एक प्रमुख कारण है। मजदूरी में वृद्धि। जैसा इसका फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था, मजदूरी स्फीति भी होती है। जब लोगों की मजदूरी बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए सरकार ने नरेगा में मजदूरी बढ़ा दी या अपना महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, तो उससे ज्यों ही तनख्वाह बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, वो बढ़ी हुई मजदूरी क्रय शक्ति बढ़ाएगी समाज में और उससे समाज में मांग बढ़ेगी, क्योंकि अब लोगों के पास में अतिरिक्त धन आया है, बढ़ी हुई तनख्वाह आई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं और समाज में ज़्यादा मांग होने की वजह से वापस महंगाई बढ़ेगी। प्रत्यक्ष आय में वृद्धि। जब सरकार की करें दर कम होती है या कर की दरें कम होती है तो व्यक्ति की जो प्रत्यक्ष आय है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो बढ़ जाती है और चूँकि जब उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो वह ज़्यादा खर्च करने में सक्षम होगा, जिसकी वजह से अंततः अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या वृद्धि। चूँकि ये तो हर जगह कारण है ही है, भले गरीबी हो, बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो, बढ़ी हुई जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। तो जनसंख्या की वजह से क्या होता है, मांग स्वतः ही बढ़ जाती है और उसकी वजह से अंततः बढ़ी हुई मांग महंगाई को बढ़ाने में और बढ़ावा देती है। अब अपन मुद्रास्फीति के लागत प्रेरित कारणों की बात करें तो सरकार की कठोर नीतियाँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मतलब अपने इंडोनेशिया की जो सरकार है, जैसे उसने पाम ऑयल पर रोक लगा ली, सरकार ने कठोर नीति अपना दी कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसका असर आप देख सकते हैं भारत पर। भारत में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि पाम ऑयल वहाँ से नहीं आ रहा है, उसकी वजह से शैम्पू और तेल और ये सब भी हैं, साबुन वगैरह अब धीरे धीरे महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो चूँकि सरकार की नीतियाँ भी काफ़ी हद तक
महंगाई को रोकने और बढ़ाने में जिम्मेदार होती है। यदि सरकार की नीतियाँ अच्छी है तो महंगाई नियंत्रित रह सकती है, और सरकार की नीतियाँ बहुत ज़्यादा कठोर है तो महंगाई बढ़ा भी सकती है। प्राकृतिक कारण निश्चित तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि आप जब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो वहाँ पर वो प्लांट ही नष्ट हो गया जहाँ से वो सप्लाई हो रही थी। तो ऐसे में तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भाई उसकी पूर्ति अब बाधित होनी जरूरी है। जैसा आपको ध्यान होगा कि एक बार जब अपने उड़ीसा में बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान आया था, तो उसकी वजह से पूरे भारत में धान की जो है सप्लाई प्रभावित हो गई थी और उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। उत्पादन के साधनों की कमी, जैसे मान लीजिए कोई भी संसाधन है, उसके जो मतलब इनपुट के रूप में जो रिसोर्सेज है, यदि उनकी शॉर्टेज हो जाए, जैसे मान लो कि हमें हमारी रिफाइनरी के लिए ऑयल चाहिए, लेकिन रूस और यूक्रेन के विवाद की वजह से हमें पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम हमारे इंडस्ट्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। या सबसे बड़ा उदाहरण आप हमारी इलेक्ट्रिसिटी को लीजिए, जहाँ पर हमें उसका जो रॉ मटेरियल कोयला है उसकी शॉर्टेज की वजह से अब आप देख लो पावर कट की समस्या आम हो गई है कि नहीं हुई है, और महंगाई भी बढ़ी है, बिजली महंगी भी हुई है। तो जब उत्पादन के साधनों की शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी लागत बढ़ती है, और लागत बढ़ने पर महंगाई स्वतः ही बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यदि कोई चीज़ उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति बहुत सारा सामान लेके बैठा और किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो और फिर वो काला बाजारी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी महंगाई बढ़ेगी। इसलिए यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिफ़ॉल्ट है तो उसकी वजह से अंततः महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। फिर अपन देखते हैं लोगों की संग्रहण प्रवृत्ति। क्योंकि समाज में कुछ लोग क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए सामान का संग्रहण कर लेते हैं और बाजार में बनावटी उसकी मतलब कमी को दर्शाते हैं, और जब उसके भाव बढ़ जाते हैं तब उसको बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो जनता की ये संग्रहण प्रवृत्ति भी कीमतें बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। नींबू के सेंस में आप इसको देख सकते हैं, नींबू की इतनी शॉर्टेज थी नहीं जितनी बताई गई, लेकिन लोगों ने उसको स्टोरेज करके रख लिया। तो ऐसी स्थिति में आप देख लो नींबू बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमतों पर बिक रहा है, और उसका एक कारण संग्रहण प्रवृत्ति है। युद्ध, रसिया और यूक्रेन का युद्ध किसी से छिपा नहीं है, और आप पूरी दुनिया पर आप देख सकते हैं सप्लाई चेन बाधित हुई है, और उससे पूरी दुनिया में आपको महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अब अपन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों की बात करें तो इसके उपायों को हमने 3 कैटेगरी में बांट कर पढ़ा है: मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और अन्य उपाय। तो सबसे पहले अपन मौद्रिक उपाय की बात करें, और मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किए जाते हैं? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा। ध्यान रखना, मॉनेटरी जो मेजरमेंट है या मॉनेटरी रेमेडीज है वो देश का सेंट्रल बैंक करता है। मौद्रिक उपायों में अपन उन समस्त उपायों को शामिल करेंगे जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बैंक दर, चूँकि यदि समाज में महंगाई दर बहुत ज़्यादा है तो आप बैंक दर को बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे और स्वतः ही जनता लोन कम लेना शुरू करेगी, और लोन कम लेगी तो जाहिर सी बात है उनकी पास में मुद्रा की मात्रा भी कम होगी, और मुद्रा की मात्रा कम होगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम होगा, और कहीं ना कहीं इससे कीमतें वापस नीचे स्तर पर आ जाती है। इसी प्रकार यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो हम CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि CRR में वृद्धि करने पर बैंकों को अब ज़्यादा मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ेगी, तो उनकी जो ऋण देने की कैपेसिटी है वो घट जाएगी, जिससे समाज में साख का प्रवाह स्वतः ही कम होगा। इसी तरह से वैधानिक तरलता अनुपात है, उसमें भी सेम का सेम ट्रीटमेंट होता है, बस फर्क ये है कि वो कोष CRR केंद्रीय बैंक के पास भेजना पड़ता है बैंकों को, जबकि SLR बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। तो यदि केंद्रीय बैंक SLR के रेट में वृद्धि कर लेता है तो बैंकों को खुद के पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, इससे उनकी ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी और समाज में मुद्रा का जो प्रवाह है वो धीमा पड़ जाएगा। खुले बाजार की क्रिया में यदि कहा जाए तो सरकार द्वारा, मतलब सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक जो भी बॉन्ड और प्रतिभूतियां है, मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक बॉन्ड को क्या करेगा? बेचेगा। बेचने पर क्या होगा?
वो बॉन्ड जनता खरीदेगी तो जनता के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कैश का पैसा आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा और बॉन्ड उनके जनता के पास रह जाएगा। इस प्रकार जनता के पास में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी, एक्स्ट्रा मनी थी, वह एक तरह से इन बॉन्ड के माध्यम से केंद्रीय बैंक के पास में चली जाती है। तो आपको याद रखना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है तो बैंक दर बढ़ानी चाहिए, सीआरआर बढ़ानी चाहिए, एसएलआर बढ़ानी चाहिए तथा खुले बाजार की क्रिया में सरकार को जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बेचने चाहिए। क्या करने चाहिए? बेचने चाहिए। मतलब जनता को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचनी है, मतलब ताकि जनता के पास में वो बॉन्ड चला जाए और सरकार के पास में एक्स्ट्रा पैसा मतलब एक्स्ट्रा पैसा चला जाए ताकि जनता उसको खर्च नहीं कर सके और बाज़ार में उसकी लिक्विडिटी धीरे धीरे कम हो जाए। तो आपको ये उपाय याद रखने हैं। मुद्रास्फीति के समय बैंक दर बढ़ानी है, सीआरआर बढ़ानी है, एसएलआर बढ़ानी है और खुले बाजार की क्रिया में क्या करना है? बॉन्ड सरकार द्वारा मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। समझ गए? बेचना क्यों है उसका कारण भी आपको क्लियर है, क्योंकि जब हम सरकार केंद्रीय बैंक वो बॉन्ड बेचेगी तो जनता के घर में जो रखा हुआ एक्स्ट्रा कैश था वो केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा और इस तरह से हम लिक्विडिटी को मार्केट में जाने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग कर सकता है, जो विलासित वस्तु है उनके लोन पर रोक लगा सकता है और केवल जो अनिवार्य वस्तु है उनके लिए लोन की व्यवस्था कर सकता है। तो ये थे हमारे मौद्रिक उपाय। अब अपन राजकोषीय उपाय की बात करें तो सरकार को कर की दर बढ़ानी चाहिए ताकि जनता खर्च कम कर सके, जनता की प्रयोज्य आय कम हो सके, डिस्पोजेबल आय कम हो सके। इसके लिए सरकार को कर बढ़ाने चाहिए ताकि वह फालतू कामों में पैसे खर्च नहीं कर सके। साथ ही साथ जनता से ऋण ले लेना चाहिए ताकि उनके पास में जो अतिरिक्त धन पड़ा हुआ है वह सरकार के पास चला जाए और उसको है मार्केट में वो मांग बढ़ाने का काम नहीं करे। साथ ही साथ सरकार को हितार्थ प्रबंध के स्थान पर संतुलित बजट बनाने पर या हो सके तो बचत वाला बजट बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि जनता मतलब सरकार के पास में एक्स्ट्रा पैसा आ सके और जनता के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाए। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए देखो यहाँ दो शब्द में यूज करा, ध्यान से सुनना। मुद्रास्फीति का कारण हितार्थ प्रबंध है, आधिक्य वाला मतलब सरकार का घाटे का बजट है, ठीक है ना। लेकिन यदि इसका इलाज करना है, मुद्रास्फीति को रोकना है तो सरकार को कौन सा बजट बनाना चाहिए? बचत का बजट, ठीक है, ये याद रखना। फिर सरकार को अपने सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए ताकि जनता के पास में अतिरिक्त धन का प्रवाह नहीं हो सके। उसको अपनी केवल ज़रूरत की योजनाओं को सुचारू रखना चाहिए। बाकी जहाँ पर उनको लगता है कि थोड़े समय के लिए उन योजना को अपन पोस्टपोन कर सकते हैं, उनको स्थगित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ समाज में बचत को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि समाज से अतिरिक्त धन बचत के रूप में बैंक या सरकार के पास चला जाए। अब अपन इसके अन्य उपाय की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि। जैसा हम जानते हैं मुद्रास्फीति का मेन कारण भी यही है कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये करना चाहिए कि जिन वस्तुओं की शॉर्टेज हो रही है उनकी पूर्ति ज़्यादा बढ़ाई जाए, हो सके तो उनका आयात कर भी उनकी पूर्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जनता को जब चीज़ें आसानी से मिलने लग जाएगी तो स्वतः ही उसके प्राइस लेवल गिर जाएगा। जैसा आज के उदाहरण के हिसाब से कहूँ, यदि सरकार नींबुओं की पर्याप्त व्यवस्था कर ले तो नींबुओं का भाव वैसे ही एक दिन में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार को उनकी सप्लाई व्यवस्था पर प्रॉपर्ली ध्यान देना चाहिए। इसके लिए न केवल उत्पादन बढ़ाना चाहिए बल्कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर भी प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। अन्यथा यदि उसकी संग्रहण प्रवृत्ति हो रही है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, तो भले ही सरकार कितना भी उत्पादन कर ले, कीमतें कम नहीं होगी। कीमतों को कम करने के लिए उत्पादन के साथ साथ उसका वितरण प्रणाली भी एक अच्छी होनी चाहिए ताकि
सही व्यक्ति को ज़रूरत के सामान सही मूल्य पर प्राप्त हो सके। अन्यथा ज़्यादा उत्पादन करके भी यदि हम कालाबाजारी और संग्रहण की प्रवृत्ति को नहीं रोक पाए तो हम जनता को महंगाई से निजात नहीं दिला सकते। इस प्रकार सरकार ये कुछ उपाय थे जिनको करके महंगाई पर नियंत्रण कर सकती है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। आगे हम और नए वीडियो के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।